सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिटी फॉर जेई। तो इस वीडियो के अंदर यार हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का। और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि केमिस्ट्री के सिलेबस को लेकर, और जब वो क्लास 10th से 11th में जाते हैं तो उनके अंदर काफ़ी कंफ्यूजन होता है केमिस्ट्री को लेकर, क्योंकि क्लास 10th में केमिस्ट्री जो होता है वो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे होता है। और जब क्लास 11th के अंदर जाते हैं, और वो स्टूडेंट तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होते हैं जो जेई का प्रिपरेशन या नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है जब भी वो 11th क्लास में स्विच करते हैं। तो ये वीडियो यार उन्हीं के लिए है, और कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर में जो जेई का सिलेबस है केमिस्ट्री का वो मैं डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको कौन सा रिसोर्सेज फॉलो करना है, कौन से बुक्स को सॉल्व करना है, और किस तरीके से आप अपने केमिस्ट्री को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यार हम पूरा यही डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्लैरिटी फॉर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि केमिस्ट्री जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो जब आप क्लास 10th में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ते हैं तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको केमिस्ट्री के नाम से चैप्टर जो है वो पढ़ाया जाता है। लेकिन जब आप क्लास 11th में जाते हैं तो यही जो केमिस्ट्री है आपका वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो 3 पार्ट आपके कौन कौन से होंगे? एक तो आपका क्या होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा क्या होगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा क्या होगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 पोर्शन है, और तीनों जो पोर्शन है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होता है, और अलग अलग तरीके से उसको पढ़ने का हमारा अप्रोच भी रहेगा। ठीक है, कि किस तरीके से हमें फिजिकल केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, किस तरीके से हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है, और किस तरीके से हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करना है। तीनों को पढ़ने के लिए हमें अलग अलग रिसोर्सेज की जरूरत पड़ता है। ठीक है, जो हमारा बेसिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी से। वहां से हम क्या करेंगे, अपने जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से पार्ट को कितना डेप्थ में पढ़ना है, और कौन से पार्ट को कहां से आपको कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि केमिस्ट्री का सिलेबस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चैप्टर आता है, कौन कौन सा चैप्टर आता है वो हम समझेंगे यहाँ पे। और फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए हमें कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो केमिस्ट्री होता है उसका जो मार्किंग स्कीम होता है वो जेईई मेंस के लिए वो क्या होता है वो समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मैथमेटिक्स होता है उसके अंदर 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस के अंदर, जिसमें 20 क्वेश्चन एमसीक्यू होता है, और 25 क्वेश्चन जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। तो केमिस्ट्री के अंदर भी आपसे क्या होगा बेटा, आपसे 25 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। किसके अंदर? जेईई मेंस के अंदर पूछा जाएगा, जिसमें से क्या होंगे आपके 20 क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, वो आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। क्या होंगे? 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और बाकी के जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपके क्या होंगे? इंटीजर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? हर एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 4 मार्क्स अवॉर्ड किया जाता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपको -1 मार्क्स देना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी बता दूं मैं कि एमसीक्यू जो क्वेश्चन होते हैं, जो एमसीक्यू होता है उस पे आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, लेकिन जो आपके इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये भी आपको जानना पड़ेगा। अब जो हमारे पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे करना होता है उसको मैं समझा देता हूं थोड़ा सा। ये उन बच्चों के लिए जो अभी जस्ट 10th पास करके अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए, यानी वो 2027 के अंदर जो एग्जाम देने वाले हैं वो इसको ध्यान से समझ लें। अब जैसे मान लो इंटीजर टाइप में क्या हुआ कि जैसे कोई क्वेश्चन है, हम एग्जांपल लेके समझते हैं, और उस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया और उसका आंसर मान लो लेस कि 30 आ गया, तो आप 30, और वहां पे क्या होगा, इस तरीके से ब्लैंक दिया होगा, ऐसे ब्लैंक दिया होगा, और उस ब्लैंक के अंदर आपको 30 ऐसे फिल करना होगा। ठीक है, कीबोर्ड के हेल्प से, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वो सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है। तो ये इसका मार्किंग स्कीम हो गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन होते हैं, और 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, और 5 क्वेश्चन क्या होंगे? इंटीजर टाइप के क्वेश्चन होंगे। आई थिंक आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं वो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो ये मार्किंग स्कीम हो गया। मार्किंग स्कीम को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, और मार्किंग स्कीम हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। खासकर जो मैथमेटिक्स में थोड़ा कम इंटरेस्टेड होते हैं, नीट वाले जो बच्चे होते हैं उनको भी फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन हम यहाँ पे जेईई मेंस की बात कर रहे हैं,
तो जेई मेंस में क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बच्चे बहुत स्ट्रक करते हैं, बहुत ज्यादा फंसते हैं इसके अंदर। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जैसे वो 10th क्लास से जैसे वो 11th क्लास में जाते हैं और पहला ही चैप्टर उनको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलता है, जिसके अंदर वो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इन सबको समझने के लिए उनको काफी ज्यादा डिफिकल्ट जो है डिफिकल्टी वो फेस करना पड़ता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसको किस तरीके से आप अप्रोच करें और कैसे आप उसको सॉल्व करने की कोशिश। सबसे पहला जो यूनिट आएगा आपका वो आएगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आपको क्या बताया जाएगा, केमिस्ट्री की बेसिक बेसिक बातें बताई जाएंगे जो कि जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसमें से बहुत कमी, बहुत ही रेयरली क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है वो आपका बन जाता है क्या, मोल कॉन्सेप्ट। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल इक्वेशन एंड स्टोइकियोमेट्री। अब मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आपके आ जाएंगे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ये सारा सब कुछ आपका मोल कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है। आप कहीं ना कहीं आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखा होगा, कहीं ना कहीं आप जाके पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अगर आपको क्या करना है, मतलब अच्छे से पढ़ना है, तो आप क्या करो, एनसीईआरटी तो फॉलो ही करोगे क्या, एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको यार समझ में नहीं आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें अगर आपको ये जो चैप्टर है क्लियर करना है, तो मैं अभी तो मेरे चैनल पे नहीं पढ़ाया गया, जब पढ़ा दूंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी अगर आपको क्लियर करना है ये चीज, तो आप क्या कर सकते हो कि जो अलग सर है, अलग सर के पुराने वीडियो देख सकते हो, ठीक है, अलग सर। तो अलग सर के जो पुराने वीडियो है, नए वीडियो में नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो नए नए वीडियोज बना रहे हैं बाकी उसको नहीं, अलग सर ने जो खुद पढ़ाया था पुराने वीडियो जाके वो आप देख सकते हो। वहां से आप उसका अपनी जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसको आप क्या कर सकते हो, अपना अच्छा बना सकते हो। बहुत अच्छा पढ़ाया उन्होंने, बहुत मजेदार पढ़ाया है। जो नए वीडियो आ रहे हैं उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, जो पुराने हैं उनको आप देख सकते हो, वहां से आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर, आप अपना कॉन्सेप्ट जो अच्छा क्लियर कर सकते हो मोल कॉन्सेप्ट का। और यकीन मानो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर यूज होगा। अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझा है तो पूरे के पूरे जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यूनिट जितने भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं और जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं, उन सभी को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि बुक कौन सा फॉलो करूं, तो यार बुक जो है, मैं तो कहूंगा जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज दिया हुआ उसका आप एक एक क्वेश्चन कर लेना, पहला तो कर लेना, वहां से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। अगर और भी आपको क्वेश्चन करना है तो आप पी बहादुर का किताब ले सकते हो, पी बहादुर का किताब ले लो, ठीक है। पी बहादुर का बुक ले लो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए द बेस्ट है, वो आप ले लो और इसको यूज करो, और इसके जो एक्सरसाइज हैं, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व कर लो। आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री का प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगा। और अगर इसको आपने अच्छे से कर लिया तो आने वाले जो चैप्टर हैं, आने वाले जो केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं वो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। तो जो भी चैप्टर आपको देखना है, जो भी कॉन्सेप्ट देखना है, आप जाके, अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना है तो अलग सर के वीडियो देख लो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे आपको, बहुत सारे अलग अलग टीचर ने पढ़ाया है, लेकिन वो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पर्सनली खुद देखा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो बेस्ट है, ठीक है। तो वहां पे जाके आप देख सकते हो। बाद में आपका चैप्टर सेकंड आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर स्टार्टिंग में काफी आपको थ्योरी मिलेगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग टाइप की थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपके अलग अलग साइंटिस्ट थे, जैसे आपके रदरफोर्ड हो गए, बोर्स हो गए, थॉमसन हो गए, ठीक है। इन सब के थ्योरीज मिलेगा कि किस तरीके से आपका डिस्कवरी हुआ इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपके लिए जो जेईई के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम ध्यान में देते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको मिलेगा, जैसे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रॉन का किस तरीके से हम लोग उसके लेवल ऑफ एनर्जी को फाइंड करेंगे, जिसमें हम लोग पास्टन,
और ब्रैकेट और इस तरीके से तो ये सारे जो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आएगा क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के अंदर से क्वेश्चन आता ही आता है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जो क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, जिसके अंदर हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझेंगे, एंगुलर मोमेंटम एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये सारा सब कुछ हम लोग इसके अंदर समझने वाले। और बाकी जो छोटे छोटे जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, अबाहु का प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वांटम नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोर्स मॉडल हो गया, इसके हमारे जो ड्रॉबैक्स हैं, वो सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो क्या है इसके अंदर, क्वांटम नंबर वाला कॉन्सेप्ट जो है इंपॉर्टेंट है। काफी बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, और आसानी से इसके जितने भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर पाओगे। तो इस चैप्टर को भी आपको बेहतरीन तरीके से करना है। एनसीईआरटी में उतना अच्छा एलिब्रेट करके नहीं दिया हुआ, खुद से पढ़ोगे एनसीईआरटी तो आपको कम समझ में आएगा, लेकिन आप किसी के गाइडेंस से पढ़ोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। इसके अलावा आप रेफरेंस बुक्स जो मैंने बताया डॉक्टर पी बहादुर का, वो आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो और उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अब जब नेक्स्ट यूनिट आता है हमारा, वो आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगर मैं कहूँ ना केमिस्ट्री के लिए अगर कोई स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वो केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। यहाँ से आपको हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन नहीं तो भी 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा आता ही आता है। कहाँ से? केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग जो है इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यही चैप्टर से आप सबसे पहले सीखना स्टार्ट करते हो कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहीं से आप सीखना स्टार्ट करते हो कि बॉन्डिंग क्या होता है, किस तरीके से डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं, किस तरीके से हम लोग के जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फाइंड करते हैं, हम लोग समझते हैं इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होता है। तो ये सारी जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग है इसको हम लोग समझते हैं। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये चैप्टर अगर आप अच्छे से नहीं समझते हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहां भी आपको कई बार क्या होता है, हाइब्रिडेशन फाइंड करना होता है, कई बार आपको क्या होता है, बॉन्ड्स फाइंड करने होते हैं, और कई बार आपको यहाँ पे समझना होता है कि लोन पेयर क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसी में आप समझोगे, बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग एंगल निकालते हैं, बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग और ये जो हमारे पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर समझते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बोलते हैं, कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और एज वेल एज आने वाले जो बाकी जो चैप्टर है उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये केमिकल बॉन्डिंग जो है। इसको भी कहां से पढ़ना है, जो मैंने पहले रिसोर्स बताया वहां से आप क्या कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर आप फजान रूल्स पढ़ते हो, ठीक है, तो वो सारा सब कुछ क्या है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आने वाले जो चैप्टर है उनको भी काफी, भले आप इसमें थोड़ा टाइम लगा लेना, अगर आप 11th क्लास में हो 2027 टारगेट कर रहे हो तो आप भले इसमें थोड़ा टाइम लगा लेना, लेकिन इस चैप्टर को खूब मस्ती के साथ और खूब मजेदार तरीके से पढ़ना यार, आपको मजा आ जाएगा चैप्टर में। ये चैप्टर जो है बाकी चैप्टर के साथ में भी रिलेट होता है और काफी ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे आप समझ सकते हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होता है, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हो इसी के अंदर आप समझते हो, पढ़ते हो, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। डायपोल मूवमेंट क्या होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या होता है, शेप कैसे बनते हैं, ये सब कुछ क्या होता है इसी चैप्टर में हम लोग समझते हैं। क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच ऑफ द कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, ये सब कुछ हम इसी के अंदर समझते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, किस तरीके से क्या होते हैं, उनके शेप को कैसे बनाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आप जाके अच्छे से पढ़ सकते हो और ध्यान दे सकते हो। सोर्सेज क्या फॉलो करना है, डॉक्टर पी बहादुर। और उसके बाद में हमारे पास यूनिट 4 आ जाता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब क्या होगा कि थर्मोडायनेमिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स और ये जो हमारा केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनेमिक्स है, दोनों का दोनों क्या है, बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केमिकल जो थर्मोडायनेमिक्स है इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है, इसके अंदर हमें ये समझने की जरूरत है सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, तो ये इसके बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंसिव क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ये समझते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर हम लोग हेस लॉ पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग हीट को फाइंड करते हैं, वर्क फाइंड करते हैं, इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं, एंथैल्पी फाइंड करते हैं, हीट कैपेसिटी फाइंड करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी।
तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये सब कुछ हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं, द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में इसमें ये हमारे पास इतना ही कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसमें फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमें इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लॉ के अंदर आप समझ जाओगे, इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाएगा, आपका वर्क हो जाएगा, किस तरीके से वर्क को हम लोग फाइंड करते हैं, हीट कैसे फाइंड करते हैं, इंटरनल एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, इनके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं और खूब सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप उसी सोर्सेस से फॉलो करोगे तो अच्छा से आपका हो जाएगा। पहले आपने एनसीईआरटी रीड कर लिया, फिर उसके बाद में आप स्टैंडर्ड बुक जो हमारा क्या होता है डॉक्टर पी बहादुर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है, ये वाला जो चैप्टर है सॉल्यूशन, ये आप जो क्लास 12 के अंदर जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये क्लास 12 का आपका क्या है चैप्टर है, तो बाकी के जो अभी हमने चैप्टर डिस्कस किए वो सारे के सारे आपको क्लास 11th के अंदर क्या होगा, पढ़ना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है, ये आपको क्लास 12 के अंदर पढ़ना पड़ेगा, और इससे भी आपके एक क्वेश्चन तो आता ही आता है आपके जेईई मेंस के अंदर, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि यहां से आएगा ही सॉल्यूशन के अंदर से। अब सॉल्यूशन में क्या होता है, इसके अंदर जो आपने, अब देखो यहाँ पे जो ऊपर आपने मोल कौन से पढ़ा था ना, वो आपको सॉल्यूशन के अंदर बहुत हेल्प करने वाला, बहुत ही हेल्प करने वाला सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए भी फायदा है जो जिनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, जिनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि जो मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, वो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखते हो कि मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, ये सारा सब कुछ आपने कहाँ पढ़ लिया है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ लिया, तो ये चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके लिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, वेपर प्रेशर समझेंगे, कंपोजिशन, प्लॉट्स फॉर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां से क्वेश्चन तो हर साल वो बनाता ही बनाता है, फेवरेट है उसका, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम समझते हैं क्या, रिलेटिव लॉरिंग क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये समझते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये क्या होता है, और यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर, which is one of the important chapter। ये जो मैंने बताया आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ से हर साल जो है एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, न्यूमेरिकली आएगा यहाँ से, बट आएगा यहाँ से, जरूर आएगा यहाँ पे, चाहे वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से पूछ ले, चाहे वो आपसे डिप्रेसिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछ ले, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन जरूर पूछता हो, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही, आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ पढ़ोगे आप, क्लास 12th के अंदर पढ़ोगे, क्लास 12th के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर। उसके बाद में आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर और आ जाता है, यूनिट 6 इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि आपके जो एनसीईआरटी है उसमें दो अलग अलग चैप्टर दिए होंगे, एक तो आपका क्या होगा केमिकल इक्विलिब्रियम और एक क्या होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम, दोनों मतलब एक साथ एक ही चैप्टर दिया होगा, लेकिन जब आप जेईई का प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये दोनों चैप्टर अलग अलग करके पढ़ाया जाता है, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का अलग चैप्टर और आयोनिक इक्विलिब्रियम का अलग चैप्टर होगा। तो दोनों के दोनों जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाता है इक्विलिब्रियम जो है। अब इक्विलिब्रियम के अंदर में आपको क्या क्या चीजें पढ़ना होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर आपको सबसे पहले आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सब कुछ समझेंगे कि लिक्विड लिक्विड का कैसे इक्विलिब्रियम होगा, लिक्विड गैस का, गैस गैस का कैसे होगा इक्विलिब्रियम होगा। इसके अंदर हेनरी लॉ पढ़ते हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, केपी निकालते हैं, केसी निकालते हैं, इसके अंदर हम लोग ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि केसी क्या होता है हमारा, ठीक है, केपी क्या होता है हमारा, ये हम समझते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, ये सब कुछ हम क्या करते हैं इस इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे होता है ली चैटेलियर का जो प्रिंसिपल होता है, ये भी हमारा क्या होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर। और आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर तो हम लोग समझते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बच्चे फंसते हैं इसके अंदर में। वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है ये भी हम पढ़ते हैं, एसिड बेस के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ये सब कुछ जो है हम किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं। तो ये भी चैप्टर आपको कहां पढ़ना है यार, ये भी चैप्टर आपको कहां पढ़ना है 11th क्लास के अंदर पढ़ना है। और इससे भी क्या आएगा आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, एक से दो क्वेश्चन आने वाला है इस एग्जाम के अंदर, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को मिला के ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यहां से जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो कहां से बनता है, सॉल्युबिलिटी से।
सॉल्युबिलिटी जो प्रोडक्ट होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यहां से क्या होता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाता है कौन, जो आपका जेईई मेंस का एग्जाम होता है उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में एक चैप्टर आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब ये रिडॉक्स रिएक्शन जो है ना, रिडॉक्स रिएक्शन और ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दो अलग अलग चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे दोनों एक साथ में दिया हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन को आप 11th क्लास में पढ़ोगे और जो आपका ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर में हम लोग सबसे ज्यादा पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक आपको क्या दे देगा, एनसीईआरटी का ही उठा के दे देगा कोई से कंपाउंड और कहेगा इसमें आप इस एलिमेंट का क्या बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो ये आपसे पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास होगा ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर हम समझेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर एंड बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब क्या होता है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर जो 11th क्लास में दिया हुआ है और आपको 11th क्लास में इसको क्या कर लेना, फिनिश कर लेना। उसके बाद में आपका क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे इसको, और इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमारे पास क्या होते हैं सेल से रिलेटेड चीजें होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक, मेटालिक कंडक्शन, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एंड देयर वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन, कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे। मतलब समझ सकते हो आपके जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, जितने भी हमारे पास सेल टाइप की चीजें होती है वो सब कुछ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट हो जाता है वो होता है नर्व सेल। नर्व सेल हम क्या करते हैं, इसके अंदर इक्वेशन बनाते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन दिया होता है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा और मजा आ जाएगा आप इस चैप्टर के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन बनता ही है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। कहाँ से, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम के अंदर। फिर उसके बाद में यूनिट 8 आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन कंफर्म है, कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर। कहाँ पढ़ोगे, 12th क्लास के अंदर, ठीक है। जो भी 11th क्लास में तो हो सकता है उन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन 12th क्लास के अंदर। अब केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या बताता है ना, हमें ये बताता है कि कोई रिएक्शन जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है। तो इसके अंदर खूब सारा मैथमेटिक्स भी यूज हो रहा है, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी यूज होगा, जो कि आप जब 11th क्लास पास आउट हो जाओगे तब तक आप बहुत सारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बारे में नॉलेज हो जाएगा और पढ़ाई भी आप कर चुके होंगे। तो बहुत ही बेसिक यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म जो होता है वो यूज किया जाता है इसके अंदर, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो यहां से भी क्या होता है, एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये पूरा जो है वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट था। फिजिकल केमिस्ट्री कहां से तैयार करोगे, आप क्या लोगे, एक एनसीईआरटी बुक तो आपके पास में होगा ही, एनसीईआरटी तो होगा ही, और उसके साथ में आप पी बहादुर, ये आप बुक फॉलो करोगे, किसके लिए, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है उसके लिए फॉलो करोगे। और यूट्यूब चैनल मैंने बता दिया क्या फॉलो करेगा। और अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री सच में अच्छा करना है तो आप जो अलग सर है उसके जो पुराने वीडियो उनके उसको आप फॉलो कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत मजेदार तरीके से उन्होंने पढ़ाया और वो आप देख सकते हो। आपके सच में आपके जो ऑर्गेनिक आपके फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और किस तरीके से उसको हम अप्रोच करें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है यार, लाइन टू लाइन पढ़ना है, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ना है। जितने भी चैप्टर हैं इसके बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है और वहीं से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करना है तो आप एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ो, इसके अलावा और कोई भी रिसोर्स मत यूज करो, लाइन टू लाइन पढ़ो और इसके जो एक्सरसाइज दिए हैं उसको आप सॉल्व करो, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें क्या होता है कि रटने की कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है, और बहुत ही कम क्वेश्चन आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। पहले आया करता था बहुत ज्यादा, लेकिन अभी आप सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब इसके अंदर कौन सा चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर आपका है पीरियोडिक टेबल वाला, चैप्टर नंबर 3 जो आपका है वो क्या है, पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या समझना होता है आपको कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है, कि किस तरीके से हम लोग क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसके आउटर मोस्ट सेल से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो जाता है। तो उसको कैसे फाइंड करना है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे फाइंड करना है,
तो ये सब कुछ हम क्या समझते हैं, इस जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है, और इसी के अंदर हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज किया गया, पीरियोडिक टेबल को कैसे बनाया गया। तो ये चैप्टर हमारे पास हो जाता है, तो इसको भी आप एनसीईआरटी से कवर करोगे तो आसानी से आप कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद में आपके आता है यार पी ब्लॉक, ठीक है, इसको भी आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है, कहीं से आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पी ब्लॉक को आपको समझते हो, पी ब्लॉक आप समझते हो, जो भी अगर आप क्लास 10th के अंदर पीरियोडिक टेबल देखे होंगे तो पी ब्लॉक जो इस साइड में होता है, जिसके अंदर आपका क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सारे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, उनके केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर डिस्कस करते हैं, जिसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जिनको हमें क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। तो आप एनसीईआरटी में जितना दिया उसी को आप पढ़ सकते हो, रिएक्टिविटी उनकी कैसी होती है, तो कैसे उनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो आप पी ब्लॉक से डिस्कस कर सकते हो, यानी पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में यूनिट 11 में आपके आ जाता है डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो जो गड्ढे में होते हैं, मतलब उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं हम लोग। तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी से आराम से पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। इसमें कलर वगैरह याद करना होता है हमें कि कौन सा जो एलिमेंट होता है वो कौन सा कलर देगा, किस तरीके की चीजें हमें इसमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है। जिसमें इसमें K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है, मैग्नीशियम परमैंगनेट, और यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब कुछ आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेन टॉपिक क्या है हमारे पास वो समझ लेते हैं। जैसे इसके अंदर क्या, हमें कोई भी एलिमेंट्स हमने पढ़ा तो हम समझेंगे उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, फिर उसके बाद में हम समझेंगे उसका केमिकल बिहेवियर कैसा होता है, यानी वो केमिकल रिएक्शन कैसे करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं, वो ये इनऑर्गेनिक के अंदर पढ़ते हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास इनर ट्रांजिशन, लेंथेनाइड्स, जो नीचे दो लाइन बना होता है वो हमारा एफ ब्लॉक होता है, जिसको हम लोग लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब यूनिट जो 12 है ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आपके एग्जाम में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे लगता है यार वो लगता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर आपको उसकी आईपीएससी नेमिंग करना होता है। इसके अंदर हम लोग वर्नर्स थ्योरी को पढ़ते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आइडेंटिसिटी क्या होते हैं, और मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग, ये सारा सब कुछ भी इसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और एक लेंथी चैप्टर भी है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हमें पढ़ना पड़ता है, सीएफटी पढ़ना पड़ता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना पड़ता है। तो ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन आना ही आना है इससे, और इसको आप आसानी से कर भी सकते हो। थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए, काफी टफ होता है, मतलब कम समझ में आता है बहुत सारे स्टूडेंट को, लेकिन आप अगर करोगे तो आसानी से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक पोर्शन जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं आता है, फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनऑर्गेनिक को छोड़ के जाना है, आपको इनऑर्गेनिक भी अच्छे से पढ़ के जाना है, और एनसीईआरटी को एटलीस्ट आपको कर लेना है, एक एक लाइन को आपको जो है दिमाग में फिट कर लेना, रट लेना, उसको जैसे भी करके आप याद कर सकते हो उसको। तो मैं बात करता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको जो रिसोर्सेज फॉलो करना है वो एनसीईआरटी तो पढ़ेंगी अपन लोग, एनसीईआरटी तो पढ़ेंगी ही, और अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए आपको मैं जो बुक रेकमेंड कर रहा हूँ वो है एमएस चौहान की। एमएस चौहान की बुक जो है वो आप रेकमेंड कर सकते हो, ले सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अगर आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खूब अच्छे से पढ़ना है तो आप क्या करो, एनसीईआरटी फॉलो करो, और उसके बाद में आप एमएस चौहान की बुक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। फॉलो क्या कर सकते हो, आपको फॉलो करना ही है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करना है तो, ठीक है। जो कि आपको खूब अच्छे से एमएस चौहान के अंदर खूब प्रॉब्लम्स मिलेंगे, आपको एमसीक्यू प्रॉब्लम मिलेगा, सब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम मिलेगा, तो खूब मजेदार तरीके से आपको एमएस चौहान वाले बुक में क्वेश्चन करने को मिलेगा। तो बेस्ट बुक है एमएस चौहान, इसको आप फॉलो कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है यार, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, आप प्रिपेयर कैसे करेंगे, आपको एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा करना है तो सबसे पहले जो आपको पढ़ाया जाता है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। उसमें आप सीखते हो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस क्या होते हैं, रेजोनेंस कैसे फाइंड करते हैं, रेजोनेंस कैसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो ये सब कुछ जब आप सीख जाते हो किसके अंदर, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आईपेक नेमिंग क्या होता है,
तो ये जब सब कुछ सीख जाते हो तो आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आता है। SN1 रिएक्शन क्या है, SN2 रिएक्शन क्या है, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन क्या है, तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जीओसी को आपको सबसे पहले क्या करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आपका क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जो जो मैंने नाम लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, तो जहां भी आप कोचिंग कर रहे हो, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां आपको ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि उस चैप्टर को आप खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनका जीओसी कमजोर होता है, उनको बॉन्डिंग के बारे में नहीं पता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता है, और फिर वो क्वेश्चन करने बैठते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, फिर वो रटते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि रटना पड़ता है आपको रिएक्शन में, लेकिन यार मेरा अगर बात मानो और अगर जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आपने जीओसी अच्छे से पढ़ रखा है तो। समझ पा रहे हो यहाँ पे? तो अगर जीओसी अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका जो प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इसको आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे इसमें सब्लिमेशन क्या होता है, डिस्टिलेशन क्या होता है, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ये सब कुछ आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये आपको बेसिक बेसिक में पढ़ाया जाएगा। ये वाले चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। क्या? जीओसी, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। इसके अंदर आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, जो जो मैंने यहाँ पे अभी नाम लिया है वो आपको पढ़ो। तो आप क्या करोगे कि जीओसी आपने पढ़ा, ठीक है, ये फिर से मैं वही वीडियो रिकमेंड कर रहा हूँ अलग सर वाली, वो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया उन्होंने। जीओसी पढ़ो और आप क्या ले लो, MS चौहान की बुक ले लो, ठीक है, वहां से पढ़ो और उसमें फिर क्वेश्चन करो, वहां से पढ़ो फिर उसमें क्वेश्चन करो। तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से क्या कर सकते हो, ये तैयारी आप कर सकते हो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ यार जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, वो आप कर इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो वहां पे आपको मॉड्यूल वगैरह दिया जाता होगा, ठीक है, क्योंकि इतना आप मोटा फीस पे करते हो तो मॉड्यूल तो वो देंगे ही देंगे। लेकिन जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आप कैसे पढ़ाई कर सकते हो। तो यूट्यूब का आप क्या कर सकते हो, अलग वीडियो, अलग सर का जो है वीडियो फॉलो कर सकते हो, और फिर उसके बाद में आप क्या करो, MS चौहान की बुक ओपन करो, वहां से क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी भी सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में MS चौहान की बुक सॉल्व करो। तो ये एक अच्छा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं जेईई मेंस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर सकते हो, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। एक बार आप ऐसा करके देखना, फिर बताना मेरे को क्या आपको फायदा होता है। यार नोमेनक्लेचर जो है, नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि नेमिंग कैसे आप कर पाओगे, कोई भी कंपाउंड देना ही देना है। तो पहले आया करता था नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन, लेकिन अभी कई सालों से नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा आपको, यहाँ से समझ पाओगे होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, फ्री रेडिकल्स, कार्बोनेशन, कार्बोएनायंस, कार्बोकैटायन, कार्बोएनायंस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स, इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, जो भी मैंने बात किया ऊपर किसके अंदर, जीओसी के अंदर, ये सब जीओसी का पार्ट है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे समझ में आएगा। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये भी आपको 11th क्लास के अंदर पढ़ना है, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ठीक है। तो ये इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एल्केन्स को बनाया जाता है, कौन सा यहाँ पे रिएक्शन होगा, इसके अंदर खूब सारे क्या आएंगे, आपके नेमिंग रिएक्शन आएंगे, उन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको भी यहाँ पे याद करने की जरूरत पड़ेगा। इसके अंदर ही आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी मिलेंगे, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं, जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं जब आप जीओसी पढ़ के आते हो, ठीक है। तो बिना जीओसी पढ़े आप यहाँ पे नहीं आना, ये मेरा आपसे हाईली हाईली रिकमेंडेशन है कि आप जरूर जीओसी पढ़े, तभी आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने की कोशिश करें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी आप स्टार्ट करें तो आप सबसे पहले जीओसी को ही स्टार्ट करें, जीओसी से ही पढ़ें। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजेंस। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे तो यहाँ पे दिया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन को कंटेन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास CH दिया हो, अब X के जगह पे क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन का जो फैमिली का जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ पे ही लीना का रब से फरियाद, ये सब यहाँ पे कुछ से ही लीना का रब से फरियाद नहीं, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे कोई भी हमारा हाइड्रोजन वाला क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे कुछ भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होंगे, इनके जनरल मेथड्स क्या हो गए, इनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे हम आइडोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है, मतलब जब आप इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको एक
बहुत ही लेंदी आपको यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या हम पढ़ेंगे, कंटेनिंग हाइड्रोजन कंपाउंड्स। जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो हम क्या करेंगे इस वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। और फिर हमारे पास यूनिट 17 आ जाएगा जो कंटेनिंग ऑक्सीजन कंपाउंड, ठीक है, जिसके अंदर अल्कोहल आ जाएगा, फिनॉल्स आ जाएगा, ईथर्स आ जाएगा। ये सब कुछ हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब कुछ हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का ये पार्ट है और उसी के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सब के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा नेमिंग रिएक्शन है वो हो जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए अल्कोहल पढ़ रहे हो तो अल्कोहल में क्या पढ़ोगे, एक तो अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो हम डिस्कस करेंगे, अल्कोहल का प्रिपरेशन कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे हम लोग, अल्कोहल से और कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हम लोग कहाँ डिस्कस करेंगे, अल्कोहल के अंदर, ऐसे ही फिनॉल के अंदर, ऐसे ही हम लोग ईथर्स के अंदर। अब इसके अंदर जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हमारे क्या आएंगे, नेमिंग रिएक्शन आएंगे, उनको भी हमें पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है। फिर ऐसे हमारा एल्डिहाइड एंड कीटोन आ जाएगा, ये भी हमारा क्या है एक अलग चैप्टर है जो हम लोग क्लास 12 के अंदर डिस्कस करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12 के अंदर मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपको ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। 11th क्लास में बहुत ही कम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलने वाला है। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कंटेनिंग में जैसे अमीन्स हो गया, डाइजोनियम हो गया, ये सारा सब कुछ हमें कहाँ देखने को मिलेगा, यूनिट 18 के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये सब कुछ हमें वहां पे पढ़ने को मिले। अब देखो यार यहाँ पे, अब ये एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये एक छोटा सा चैप्टर है, छोटा तो नहीं है, इसके अंदर काफी कुछ पढ़ने को मिलता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता, हर साल आता है, मतलब एक दो दिन की मेहनत आपका एक क्वेश्चन यानी 4 नंबर आपको देकर जाएगा। ये सोचो आप, 4 मार्क्स आपको देकर जाएगा, एक दो दिन की मेहनत 4 मार्क्स देकर जाएगा। ऐसे आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब ये इसी के अंदर आ जाएगा आपका यूनिट 19 के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर हो जाए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स और हार्मोन्स, इन सबको हमको पढ़ना पड़ेगा किसके अंदर, बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर। और एक क्वेश्चन आप आसानी से यहाँ से ले सकते हो और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, अगर आप इसको पढ़ के जाते हो तो आसानी से आपका हो जाएगा। प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, अब जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री होता है उससे रिलेटेड कुछ हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है। तो यहाँ से भी आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाने लगा है, जो हमारा एनटीए है वो भी काफी कुछ क्वेश्चन बनाता है, तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को भी हमें पढ़ना हो। दैट्स ऑल। तो आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, पढ़ाई करना है, यहाँ पे हमने पूरा सब कुछ डिस्कस किया, कौन से यूनिट को किस रिसोर्स से फॉलो करना है, कैसे पढ़ना है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, सब कुछ हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया। तो आई थिंक आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए हूँ, और जितने भी कंटेंट हो सकता है, कहाँ से आपको फॉलो करना है, कहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा, कैसे आपको चीजें पढ़ना है, तो मैं सब कुछ आपको आपके साथ में जो शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो फिजिक्स के लिए हो, चाहे वो मैथमेटिक्स के लिए हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री के लिए हो, सब कुछ आपको यहाँ पे मैं जरूर अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, तो आप हमें क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही कंटेंट देखना है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ, वहां पे भी आपको यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा, वहां पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सब पार्ट इसका समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।